ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकपुर। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। शेयर नहीं किया हो तो भाई दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वेलकम टू टेकपुर। वॉइस कम कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। बट फ्रेम के क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक नहीं करवाए थे। और फ्रेम से थोड़ा सा आपको डर भी लगता है ना बीम की, क्योंकि आप हैबिचुअल होते हैं। बीम के क्वेश्चन तो आप लोग ईजिली कर लेते हो, बट फ्रेम में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने अपने लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। पहले में मैंने आपके साथ बेसिक्स डिस्कस किए, सारे बेसिक पर बातें की। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। और अब थर्ड लेक्चर में मैं आपको फ्रेम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होता है उसका भी आइडिया दूंगा, राइट, ठीक है। लेकिन आप सभी को मालूम है पेपर हमारा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अननेसेसरी उसमें आपका टाइम ही ख़राब होना है, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होने चाहिए, ठीक है। बस थोड़ी ये खांसी पर परेशान कर रही है, जल्दी से सही हो जाए। हर्ष जी आरसीसी भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर समाप्ति की ओर जा रहा है। स्ट्रक्चर समाप्त होते ही आरसीसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 मिनट और वेट करते हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाएं भाई। ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। अरे आज मैं खुद ही शेयर करना भूल गया लेक्चर। चलो कोई बात नहीं, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, है ना। आईएलडी प्रीवियस ईयर का डाउट है, कोई बात नहीं, दोबारा एक बार लेक्चर देखो। मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं प्रशांत जी, है ना, आईएलडी के। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया तो दोबारा सब कुछ नहीं होगा, रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, और रिवीजन में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस उठाऊंगा जो अभी तक नहीं करवाए हैं। 120 ml लो, खांसी सही हो जाएगा आपका बेटा। मम्मी जी घर निकाला दे देगी मुझे जितने 120 ml ले लिया। रवि कुमार सर एक बार कोरोना की जांच कर ना बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मुझे मालूम है क्या हुआ था। होली पर मैं भीग गया था और उसके बाद बाइक पर ट्रैवलिंग कर ली, बस तब से ही ख़राब है। बाकी उसके सिम्टम जो हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, वैसा कोई सिम्टम है नहीं, ओनली ये खांसी है। और खांसी जो थी इतनी ज़्यादा, उसके बाद मैंने 3-4 घंटे की क्लास ले ली, उससे गला और बैठ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा आपके केतन सर ही करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल 4 सब्जेक्ट मेरे डन हैं आपके साथ। सोम ख़त्म हो गया, स्टील ख़त्म होने स्ट्रक्चर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आरसीसी देन स्टील। एक हो सकता है रेलवे भी मैं पढ़ाऊँ आपको, क्योंकि एसएससी जेई वाले बैच में रेलवे मैंने ही पढ़ाया था, है ना। उसके बाद देखते हैं, बाकी फ्लूइड तो सर ही करवाएंगे, ठीक। और डॉन पर ही बहुत ज़बरदस्त करवाएंगे, जिस तरह से सॉइल आपका चल रहा है तो फ्लूइड भी बहुत अच्छे से होगा। बाकी एक बात और याद रखना, सॉइल मैकेनिक्स को और फ्लूइड को आपने बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। क्योंकि सॉइल जो है वो एक बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वैरायटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सर 8 PM एक्सपर्ट हो गया, हाँ। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई, अब जिनको आना होगा आगे होंगे। सर्वेइंग, चलो देखते हैं। सर्वेइंग में भी सर्विंग शायद अजय सर पढ़ाएं आपको, है ना। उनका सर्वे बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अजय सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। होपफुली अगर उनको इस बैच में मौका मिलता है तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी उनका आप 11 बजे वाला लेक्चर तो देखते होंगे। सर आरसीसी पर पकड़ कैसे बनाएं? जब पढ़ाएंगे बेटा तो पकड़ अपने आप बन जाएगी, ठीक है। बाकी पढ़ने का तरीका जो है
देखो बाकी पढ़ने का जो तरीका है वो आपको मालूम चल गया है। देखो पहली बार में बच्चे याद रखना, फर्स्ट टाइम में 100% चीज़ें कभी नहीं आती हैं। आप चीज़ों को एक बार जैसे तैसे निपटाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, देन फिर दोबारा पढ़ो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से घबराते हैं। उन्हें क्या चाहिए, हलवा पढ़ाते रहो, थ्योरी देते रहो तो वो खुश रहेंगे। जहाँ क्वेश्चन कराओ उनके सिर में दर्द होता है, वहीं वो लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर जो मेथड होता है उसको समझेंगे। ठीक है, जल्दी से पूछो हेमंत जी, क्या सवाल पूछना है। ठीक है, हमारे एग्जामपुर वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई इस समय लेक्चर देख रहा हो तो बेटा ग्रुप में ये लेक्चर शेयर कर देना, क्योंकि मैं आज शेयर करना भूल गया हूँ, इस वजह से मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी कम है। हाँ केतन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एफएम, उन्होंने कई बार पढ़ा रखा है, कोई पहली बार थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं वो। सॉइल हो गया, हाईवे हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एफएम हो गया, वो ना जाने ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल से पाँच छः बार तो वो ऑनलाइन ही पढ़ा चुके होंगे, और ऑफलाइन तो अलग है, तो इसलिए उन पर डाउट करने का कोई तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वाला बैच बेटा ऑलरेडी सुबह चल रहा है, और ये वाला बैच क्या कम है क्वेश्चन वाले बैच से। हाँ इसमें भी तो हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कर ही रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस करवा ही रहा हूँ। चलो बातें बहुत हो गई आज, मैंने मुझे लगता है आज बातों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, 5 मिनट हमने बातों में निकाल दिए, बहुत गड़बड़ हो गई। फटाफट हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस्ड मोमेंट का। ये अनबैलेंस्ड मोमेंट क्या होता है, क्योंकि इस अनबैलेंस्ड मोमेंट को ही हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस करना होता है। तो अनबैलेंस मोमेंट क्या है, इस बात को समझना। तो देखो बच्चों ऐसा करते हैं, ये कोई रॉड है, कोई लाठी डंडा ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रोलर सपोर्ट के ऊपर इस तरीके से रख दिया। क्या कर दिया, रोलर सपोर्ट के ऊपर रख दिया। ठीक है, हेमंत जोशी ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच मॉर्निंग में 11 बजे चल रहा है, जो अजय सर लेते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो सेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर एसएससी जेई लिखा हुआ आ रहा है तो उसको कम करके मत आकिए। एसएससी जेई और स्टेट लेवल का एई दोनों का लेवल जो है वो सेम होता है, तो उसको करेंगे आप। उसके अलावा अरे तो बेटा यूपीपीएससी एई के लिए इसमें क्वेश्चन करवाते रहे, और कहाँ से क्वेश्चन करवाएंगे आप बताओ मुझे, और कितने क्वेश्चन चाहिए भैया। इतना टाइम जो लग रहा है क्वेश्चन की वजह से तो चल रहा है। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए, बाकी फिर रिवीजन के टाइम पे देखेंगे। चलिए, तो अब ये रॉड है। अब सपोज करो बेटा इधर से मैंने पी लोड लगाया और इधर से भी मैंने पी लोड लगाया, डिस्टेंस दोनों साइड से ए है, तो क्या ये रॉड जो है वो रोटेट करेगी? क्या ये रॉड रोटेट करेगी, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर ये रॉड रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि जितना मोमेंट इधर से लग रहा है P इंटू ए, उतना ही मोमेंट इधर से लग रहा है P इंटू ए। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, यहाँ जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है, इसलिए ये जो रहेगी वो आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, बाकी यार आप लोग चिंता कुछ मत करो, आपके सिलेक्शन के लिए हमें जो अच्छे से अच्छा करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ। ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, तो छोटे छोटे एफर्ट से ठीक है बड़े वर्क जो है वो हो जाएंगे। अब बेटा देखो इसी में सपोज करो क्या होता कि इधर डिस्टेंस ए ही ले लो, डिस्टेंस इधर भी ए ही ले लो, इधर लोड हमने पी लगा दिया, लेकिन इधर लोड हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल। अब क्या हो जाएगा बच्चे, अब क्या हो जाएगा, हमें साफ दिख रहा है कि सर इधर से जो मोमेंट आएगा वो 2p इंटू ए आएगा, और इधर से जो आएगा वो मोमेंट कितना आएगा, p इंटू ए आएगा। तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है और राइट वाला मोमेंट जो है वो कम है। तो ये क्या करेगी, पूरी की पूरी रॉड जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, रोटेट करने लगेगी, ऐसा करके कुछ ऐसी हो जाएगी ना, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो मोमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा।
तो मोमेंट को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस साइड में P इंटू ए और लगा दूं, ठीक है, सेम साइड में, ताकि पी ए प्लस पी ए 2PA हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। या फिर मैं क्या करूं, इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट लगा दूं P इंटू ए का, मतलब पहले से अगर 2PA का लग रहा है तो इधर से क्या कर दूं मैं P इंटू ए का लगा दूं। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अनबैलेंस्ड मोमेंट क्या होता है। अभी समझ में आ गया अनबैलेंस मोमेंट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अब एक बीम का एग्जांपल ले लूं कि फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से एक बीम है, ठीक, यहाँ पर कुछ पॉइंट लोड P लग रहा है और यहाँ पर कुछ UDL लग रहा है। क्या लग रहा है? UDL लग रहा है। तो बेटा इधर से जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, WL²/12, और इधर से जो मोमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, PL/8। अब जरूरी है ये दोनों वैल्यूज बराबर हो। अब तुम कहोगे सर इधर तो क्लॉकवाइज आया था, आपने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लगाया? तो ये भी बताएंगे। मैंने बेटा बस इतना सा बताया है अभी तक कि सपोज करो ये एक रॉड है जो एक सपोर्ट पर इस तरीके से रखी हुई है, दोनों तरफ सेम लोड सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो जितना मोमेंट क्लॉकवाइज लगेगा उतना ही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये बैलेंस रहेगा। कई बार होता है ना, आप फिंगर पर अपनी पेन को बैलेंस कर सकते हो बिल्कुल बीचों बीच रखकर, राइट, बहुत बार ये चीज़ बताई हुई है। तो क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर है तो ये क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन बेटा सपोज करो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि लेफ्ट साइड में 2P का लोड सेम डिस्टेंस पर होता और इधर P का लोड उतने ही डिस्टेंस पर होता, तो राइट से मोमेंट लगता PA, लेफ्ट से लगता 2PA, तो क्या ये अभी इक्विलिब्रियम में होगा? तो सर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सपोर्ट पर हमें क्या मिल रहा है, अनबैलेंस्ड मोमेंट मिल रहा है। मोमेंट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। पहले क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस कर रहा था, बट अभी वो मोमेंट क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो बैलेंस्ड नहीं है। क्लियर है? सो यहां पर इस मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। तो बेटा अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मोमेंट अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से कुछ मोमेंट लगाना पड़ेगा, तो ये रॉड जो हो जाएगी आपकी स्टेबल हो जाएगी। तो फिलहाल तो ये अनबैलेंस मोमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ध्यान देना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये मान लो एक इस तरह की कोई बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम है, एक तरफ इस पर कुछ P पॉइंट लोड लगा है और इधर कुछ UDL लगा हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर क्या आएगा, WL²/12 का मोमेंट आएगा लेफ्ट से और PL/8 का आएगा राइट से। क्या जरूरी है बेटा कि ये दोनों मोमेंट बराबर होंगे? क्या जरूरी है ये दोनों मोमेंट बराबर होंगे? आप कहोगे सर बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। तो बेटा अगर ये बराबर नहीं हुए, अगर ये बराबर नहीं हुए तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ अनबैलेंस्ड मोमेंट आएगा। क्या आएगा? कुछ अनबैलेंस्ड मोमेंट आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है और ये क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये जो भी अनबैलेंस्ड मोमेंट होता है, जो अनबैलेंस्ड मोमेंट होता है वो यहाँ पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और कौन से रेशो में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है? जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स बताए हैं उसके रेशो में, ठीक है, उसके रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में बच्चे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जितने भी फिक्स्ड एंड मोमेंट्स होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में हम लोग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या करेंगे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया तो जो हमारा अनबैलेंस्ड मोमेंट होगा, क्या होगा, जो अनबैलेंस्ड मोमेंट होगा उसको क्या कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या उसको कैसा कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस सपोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये क्या सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है। तो बेटा अगर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ जो भी मोमेंट में एम लगाऊंगा उसका कुछ क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर देंगे, कैरी ओवर कर देंगे। क्या कर देंगे, कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर होता है।
फटाफट मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं यही एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि ये फिक्स सपोर्ट है, ये एक इंटरनल रोलर यहाँ लगा दिया, एक हमने रोलर यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ मैं अभी इस वाली सपोर्ट को भी फिक्स सपोर्ट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बीचों बीच में कुछ मान लो लोड लगा दिया 10 किलो न्यूटन का। दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। ये डिस्टेंस भी मैं ले लेता हूँ 4 मीटर और यहाँ पर यूडीएल लगा देता हूँ मैं सपोज करो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का फॉर एग्जांपल, सही है। और इसकी जो EI है, इसकी जो EI है वो कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, C हो गया। क्लियर। सर डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको और समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं। बेटा एक बात समझो, ये क्या है, एक स्टील की रॉड है। किसकी रॉड है, स्टील की। और इसके बराबर में यहां पर जो रॉड थी ये रबर की रॉड थी, मतलब कुछ रबर मान लो, इलास्टिक मटेरियल है। अब बेटा इस पर मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया फॉर एग्जांपल, राइट। तो सारा का सारा लोड इस पर जाएगा, इसका कोई डिफ्लेक्शन होगा। और सेम लोड मैंने यहां पर लगाया। अब आप बताओ किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा दब जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि बेटा ऐसा काम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ रख देते हैं। क्या कर देते हैं, एक साथ रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर दिया हमने, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पर 10 और 10 20 का लोड लगाया। क्या अब भी दोनों पर 10 और 10 का लोड जाएगा, क्या अभी भी दोनों पर 10 और 10 का लोड जाएगा। आप कहोगे नहीं सर, स्टील पर लोड ज़्यादा जाएगा और रबर पर लोड कम जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी है। क्या है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी है। तो बेटा उसी तरीके से क्या होता है, जब ये सपोर्ट होती है तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस मेंबर होता है। तो इसकी कंडीशन ये होती है रोटेशन की, इसकी कंडीशन ये होती है रोटेशन की कि सपोज करो ये इस तरह से है, ठीक है, ये मान लो ऐसा, और इसको भी चलो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। तो बेटा जब ये डिफ्लेक्ट होगा ना तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरह से मान लो ऐसे करके। तो क्या होगा कि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी है कि जितना स्लोप थीटा इधर होगा उतना ही स्लोप क्या होगा, थीटा इधर होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या है, स्लोप कंपैटिबिलिटी की कंडीशन आपके पास आ रही है, जैसे वहाँ पर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी की कंडीशन थी, ठीक है। तो जिसकी जितनी स्टिफनेस, ध्यान देना, जहाँ पर जिसकी जितनी एक्सियल रिजिडिटी थी AE, ठीक है, या जितनी ज़्यादा स्टिफनेस थी वो उतना ज़्यादा लोड लेगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, जब ये जॉइंट है और जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना है, क्या रहना है, जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो बेटा जो मेंबर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, ज़्यादा मोमेंट ले लेगा, ज़्यादा मोमेंट ले लेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इसने कहाँ रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, मतलब ये सिंपल सी रॉड होती, इस तरीके से रखी होती, तो जिधर मोमेंट ज़्यादा होता ये उधर को रोटेट कर जाती, जिधर मोमेंट ज़्यादा होता उधर ये रोटेट कर जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट्स हैं और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और इक्विलिब्रियम में है, तो मोमेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, ठीक है। आपको भी और समझ में आ जाएगा। मैं जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं इसको समझ लो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बात और देखना, तुम में से किसी ने भी मुझसे ये डाउट नहीं पूछा, आपको ही मुझसे ये डाउट पूछना चाहिए था कि सर जब मैं लोड यहाँ पर P का लगा रहा हूँ तो इस P लोड की वजह से, तो और ये डिस्टेंस मान लो क्या है, L/2 है और ये भी L/2 है, तो सर यहाँ पर जो मोमेंट आना चाहिए था वो क्लॉकवाइज आना चाहिए था, मान लो PL/8, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए था PL/8। लेकिन आपने तो हमें ऐसा बताया है कि यहाँ आता है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ आता है क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों, मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको क्या सिखाया है कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बताया है, ठीक है, A एंड पर और B पर क्लॉकवाइज।
जबकि डायग्राम से दिख रहा है कि P की वजह से A पर क्लॉकवाइज और B पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जल्दी बताइए। आप ऐसे कोई बता सकता है, आप ऐसे कोई बता सकता है इस बात को? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली बेटा आपको भी मालूम है और ये कई बार बताया जा चुका है कि जैसे सपोज करो ये एक बीम है, तो बीम पर जो हम सपोर्ट दिखाते हैं, दीज सपोर्ट्स आर नथिंग बट बेसिकली कॉलम। तो बीम क्या करती है, कॉलम पर लोड नीचे की ओर लगाती है, तो बदले में बीम पर रिएक्शन कहाँ आती है, ऊपर की ओर। रिएक्शन कहाँ आती है, ऊपर की ओर। ठीक है, हाँ, हम रिएक्शन शो करते हैं, एक्शन नहीं। वेरी गुड, यही बात है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फिक्स्ड बीम होती है, ये जो फिक्स्ड बीम होती है जिस पर हमने यहाँ पर पी लोड लगाया है, तो बेटा जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो वास्तव में क्या होता है, इस पी लोड की वजह से यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट आता है PL/8 का, तो बदले में जो मोमेंट आएगा वो बीम पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज PL/8। इसी तरीके से इस लोड की वजह से यहाँ पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज PL/8 का, तो यहाँ आएगा ये आपका PL/8 का। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये डायग्राम होता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इस पर ही सपोर्ट लगे लगाए हम लोग मोमेंट दिखा देते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए, सपोर्ट हटानी चाहिए, और सपोर्ट हटाने के बाद में, सपोर्ट हटाने के बाद में इस तरीके से ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये वाला डायग्राम। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही नहीं आने की वजह से, यही नहीं आने की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर का जो द मोस्ट बेसिक पार्ट है वो है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसी तरीके से, तो हमने क्या कहा कि ये मान लो फिक्स्ड बीम है और बीच में ये रोलर सपोर्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, हिंज कह लो, रोलर कह लो, एक ही बात है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने UDL लगाया और यहाँ हमने पॉइंट लोड लगाया। तो बेटा इसका भी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, मैं केवल बीच वाली सपोर्ट को दिखा रहा हूँ। किसको दिखा रहा हूँ? बीच वाली सपोर्ट को। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा और ये क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। ठीक है, मान लो ये आ रहा है M1 और ये आ रहा है M2। अब क्या हो रहा है बेटा, इस सपोर्ट पर क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड मोमेंट रहेगा। क्या रहेगा? अनबैलेंस्ड मोमेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, खुद को एडजस्ट करेगा, या कहिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बात समझ में या अभी भी नहीं आई? बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलने लगा, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन इस पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगा दिया, यानी कि यहाँ पर इलोंगेशन तो अलाउ है, इलोंगेशन अलाउ है, बट मूवमेंट अलाउ नहीं है, मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से अगर कोई जॉइंट मेरे पास है, कोई जॉइंट मेरे पास है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रोटेशन तो अलाउ करेंगे हम लोग, लेकिन फ्री मूवमेंट या फ्री रोटेशनल मोशन अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरीके से रोटेट कर सकता है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में। और आपको मालूम है इक्विलिब्रियम में है तो जिस तरह से यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है, जिस तरीके से यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है बेटा, उसी तरीके से नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। अब नेट मोमेंट होने के लिए, जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये कैसे होगा, ये तब होगा जब यहाँ पर आपका जो भी अनबैलेंस्ड मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अनबैलेंस्ड मोमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आ रही है बात समझ में या अभी भी नहीं आ रही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं इस पर काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से M1 मोमेंट आ रहा है, राइट से M2 आ रहा है, सपोर्ट पर अनबैलेंस मोमेंट है। तो
तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको इक्विलिब्रियम में आना है तो मोमेंट इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे या इस तरीके से दोनों मेंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नेट मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाए। और वो कैसे होगा, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की मदद से। किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की मदद से। ठीक है, अब मैं फटाफट जो क्वेश्चन अभी आपको बता रहा था, मैं कैलकुलेशन तो करके नहीं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, वो मैं एक सवाल के थ्रू करके दिखाऊंगा। बस यहाँ पर जस्ट बता दे रहा हूँ कि बेटा देखो, यहाँ पर अगर पी लोड लगा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारे पास अगर यूडीएल लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे तुम, सबसे पहला काम क्या करोगे, सारे के सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालोगे, सारे के सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, जैसे आप निकालेंगे एम एफ ए बी, आप क्या निकालेंगे, एम एफ ए बी, फिर आप निकालेंगे एम एफ बी ए, फिर आप निकालेंगे एम एफ बी सी, और फिर आप निकालेंगे एम एफ सी बी। अब देखो एम एफ सी बी को समझना बेटा, ये एन रोलर है, तो यहाँ पर मोमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोमेंट जीरो नहीं लिखते, इसको लिखते हैं पी एल बाई एट। क्यों लिखते हैं पी एल बाई एट, तो याद रखिएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक एजम्पशन चलता है, एक अजम्पशन चलता है, और वो अजम्पशन क्या है, ये अजम्पशन ये है कि ऑल जॉइंट्स आर फिक्स्ड या ऑल जॉइंट्स आर रिजिड, ऑल जॉइंट्स आर रिजिड। बेटा ऑल जॉइंट्स आर रिजिड एंड ऑल जॉइंट्स आर फिक्स्ड, क्या डिफरेंस है फिक्स्ड में और रिजिड में, बता सकते हो? डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड रिजिड, एक रिजिड जॉइंट में और एक फिक्स्ड जॉइंट में क्या डिफरेंस है, आप लोग बता सकते हैं क्या? हाँ जी, जल्दी बताइए, क्या बता सकते हैं आप लोग? मैं वेट कर रहा हूं। एक फिक्स जॉइंट में और रिजिड जॉइंट में डिफरेंस बताइए जल्दी से। नहीं बता पाएंगे? किसी का जवाब नहीं आएगा? रिजिड मीन्स ई आई इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। रिजिड में रोटेशन अलाउ नहीं होता है और फिक्स्ड में भी रोटेशन अलाउ नहीं होता है। चंदन भारद्वाज कह रहे हैं रिजिड में रोटेशन नॉट अलाउ, फिक्स्ड में 3 रिएक्शन आएंगी। चलिए और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। रिजिड में रोटेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, हिंज जैसा बिहेव करता है। अरे बेटा अगर हिंज जैसा बिहेव करेगा तो फिर रिजिड ही क्यों बोलेंगे? हाँ, फिर रिजिड ही क्यों बोलेंगे बताओ? जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर समझ गया मैं। तो देखो बेटा क्या होता है फिक्स्ड सपोर्ट में, ध्यान रखना, जो फिक्स्ड सपोर्ट है यहाँ पर जो थीटा होगा, जो थीटा होगा इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। लेकिन रिजिड में क्या होता है, दो मेंबर मिलते हैं, यहाँ पर थीटा जीरो नहीं होता, यहाँ पर थीटा जीरो नहीं होता, यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2, और ये थीटा 1 बराबर होता है थीटा 2 के। यानी कि जितने एंगल से पहला मेंबर रोटेट करेगा उतने ही दूसरे से करेगा। लेकिन अगर कोई जॉइंट हिंज है, अगर कोई जॉइंट हिंज है तो हिंज में क्या होता है, ये मेंबर भी रोटेट करेगा और ये भी करेगा। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, एंड इन जनरल थीटा 1 इज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2। सही है? तो आपको ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस आना चाहिए समझ में। अगर फिक्स्ड है तो थीटा 0, अगर रिजिड जॉइंट है देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, और अगर हिंज है तो थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। क्या अभी समझ में आ गया? क्या अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर इसको भी वो क्या करता है, रिजिड मान लेता है, या कह लो कि लूज लैंग्वेज में फिक्स्ड मान लेता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर मोमेंट पी एल बाई 8 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पी एल बाई 8। तो हम लोग करते क्या है बच्चे
कि इस तरीके से एक टेबल बनती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले जॉइंट लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा जॉइंट ए, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी। अब एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर लिख देंगे मेंबर ए बी, यहाँ लिख देंगे बी ए, यहाँ लिख देंगे बी सी और यहाँ लिख देंगे सी बी। सारे मेंबर लिख दिए। उसके बाद में इसका क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखते हैं। इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं होता, इसका नहीं होता। मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर x है और इसका y है, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखते हैं। तो मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है और ये m4 है। लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सी जॉइंट है, सी जॉइंट क्या था हमारे पास, सी जॉइंट हिंज था। सी जॉइंट क्या था, हिंज था या रोलर था। तो यहाँ मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का m4 लगाना पड़ेगा। और बेटा जब माइनस का m4 लगाऊंगा तो यहाँ पर उसका 50% क्या हो जाएगा, माइनस का m4/2 कैरी ओवर हो जाएगा। m4/2 क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। और अब यहाँ पर दोबारा से नए फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे न्यू FEM। न्यू FEM हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो भी यहाँ का आया होगा m1, ये m2, अब ये मान लो m3 की जगह हो गया m5 और ये आपके पास हो गया 0। सही है, ये 0। अब ध्यान देना, अब बेटा ये m2 और m5 को देखो, यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। मोमेंट क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। तो उस मोमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग कर देंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे और उसका 50% यहाँ क्या कर देंगे, इस वाली सपोर्ट को कैरी ओवर कर देंगे। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े सवाल नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन जिनको ये बड़े सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल समझने हैं वो क्या करेंगे, एग्जामपुर पर जाएंगे, टेकपुर नहीं, एग्जामपुर, या बस यूट्यूब पर सर्च कर लेना जितेंद्र सर SSC JEE मेंस, ठीक है, जितेंद्र सर SSC JEE मेंस, ठीक है, और स्ट्रक्चर और डाल देना चाहे साथ में। तो आपको वहाँ मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे करवाए हुए, चाहे ट्रस हो, चाहे आर्चेज हो, चाहे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, चाहे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो, सब, ठीक है, सब। तो आप लोग वहाँ से इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना, ठीक है बेटा। 0 इसलिए करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये वाली जो सपोर्ट है वो रोलर है। क्या है, रोलर। और आपको मालूम है एंड रोलर पर या एंड हिंज पर मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने क्या बताया, स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सबके। फिर इस तरीके से एक टेबल बनेगी ABC, यहाँ पर सारे मेंबर्स शो करेंगे, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देंगे, फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखेंगे। और जहाँ जहाँ पर मोमेंट अनबैलेंस्ड है उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। आज की क्लास में अभी अब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, उससे आपको ये पूरा मेथड जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मूव कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चंस की ओर फटाफट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको करो। इतने बस मेरा आइडिया ये है कि इतने सारे मैं आपको फ्रेम के क्वेश्चंस करा दूं कि जो फ्रेम का डर होता है आपके मन में, वो डर जो है वो निकल जाए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, क्योंकि ये बैच स्पेशली किसके लिए है, UPPSC AE या इसके जैसे दूसरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल मैं करवाऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा, ठीक है, इसलिए। तो मुझे पता है विदाउट डेटा इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो विद डेटा मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में। और टाइम बचेगा, अगर क्लास ने अलाउ किया, टाइम बचा तो मैं आपको अलग से एक आध क्वेश्चन भी करवा दूंगा जल्दी से, ठीक है, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर AE एंड AC ऑफ बॉक्स सेक्शन। तो इस तरह के एक बॉक्स सेक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछा है, AE और AC का। तो यानी कि आप A जॉइंट को पकड़ोगे तो A जॉइंट पर 2 मेंबर मिल रहे हैं, AC और AE। तो आपको मालूम है भैया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है K/,
सिग्मा के अपॉन सिग्मा के, ठीक है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना, चलो अब देखो बेटा, ए सी का जो के होगा, ठीक है, अगर हम ए सी की बात करें तो के ऑफ ए सी जो आएगा आपके पास वो आएगा 4EI, क्योंकि मैंने बोला था सारे के सारे जॉइंट को आपने यहाँ पर क्या करना है, फिक्स मारना है, जब तक कि हिंज आपको दिया ना हो। यहाँ पे हिंज नहीं है ये, तो 4E। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आई की जगह पर क्या है 2I, तो यहाँ पर 2I रखा जाएगा। एंड अपॉन में एल की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 8EI अपॉन 5। और बेटा इसी तरीके से मैं के ऑफ ए ई निकालूंगा, के ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4EI अपॉन इसका L कितना है 2.5 है, इसका L कितना है 2.5 है। लिखने की जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4EI अपॉन, क्या मैं 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ? और बेटा ये 2 ऊपर जाएगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली दोनों की स्टिफनेस सेम है, AC की और AE की स्टिफनेस सेम है। अगर यहाँ पर इनर्शिया ज़्यादा है तो यहाँ पर लेंथ कम है, लेंथ कम है। तो हम ये देख रहे हैं कि KAC बराबर KAE और बराबर हो गया K। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, K अपॉन K प्लस K, यानी कि हाफ। और याद रखना एक शॉर्टकट भी है ये, याद रखना एक पॉइंट पर जितने मेंबर मिलते हैं, एक पॉइंट पर जितने मेंबर मिलते हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो समेशन होता है वो 1 होता है। तो अगर 2 मेंबर आपके पास हैं, अगर 2 मेंबर आपके पास हैं तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल लो और 1 में से माइनस कर लो, एक का निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, ठीक है भाई, 1 में से माइनस कर दो। तो 0.5 आगे बात समझ में? जल्दी से चलो अगला क्वेश्चन करो। कोई ऐसा जिसको सवाल समझ में नहीं आया हो? मेरे ख्याल से आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी बाद में करवाऊंगा मैं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन कीजिए फटाफट। जल्दी से कीजिए भाई। सवाल समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं वो सवाल दोबारा बताना है मुझे। हाँ भाई, अरे चलो देखो इधर, जिनको सवाल समझ में नहीं आया, देखो ए जॉइंट पे बच्चे 2 मेंबर मिल रहे हैं, मान लो ये ए बी सपोज कर लो, ये AC सपोज कर लो। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है और ये जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और ये जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते समय, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते समय लोड से कोई मतलब नहीं होता है। तो कई बार हम लोग इस तरह से टेबल भी बना लेते हैं, ये A है, यहाँ पर लिखा हमने मान लो AC और यहाँ पे लिखा हमने AB। अब इसका जो स्टिफनेस होगा वो होगा 4EI, EI अपॉन L, ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर I के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2I, क्या रखोगे 2I, और L के प्लेस पर क्या आएगा, L के प्लेस पर आएगा 5, L के प्लेस पर क्या आएगा 5। तो ये बेटा सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 8EI अपॉन 5, 8EI अपॉन 5। AB का अब इसका जो होगा वो होगा 4EI और अपॉन में 2.5, 2.5 को 5/2 लिख लो, तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ऊपर क्या 8। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या बताया आपको, ये बताया है K1 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, पहले मेंबर का। अब यहाँ पर इत्तेफाक क्या है कि दोनों की स्टिफनेस सेम है, तो बेटा K अपॉन K प्लस K क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर? हाँ बेटा, एग्जाम में ये आएगा सुमन कि अप्रैल में अप्रैल फूल के बनाते हैं ना। तो K अपॉन K प्लस K, एक बात और याद रखो कि हमेशा बेटा एग्जैक्ट वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। जब मुझे दिख रहा है कि ये K है और ये भी K है,
तो मैं सीधे सीधे पूरी वैल्यू नहीं लिखूंगा, के अपन के प्लस के, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया एक पॉइंट पर जितने भी मेंबर मिलेंगे उन सबके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन जो होता है वो 1 होता है। एक का निकालो, दूसरे को एक में से माइनस कर दो। चलो ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहिए था बट पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब बेटा ये सवाल करो, फॉर द रिजिड फ्रेम शोन इन द अबव फिगर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द गर्डर ए बी थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इज गिवन बाय। तो एक्चुअल में गर्डर हमारे पास है, ये जो बीम है इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट दे रखा है, मतलब इसमें नो बेंडिंग, इसके अंदर क्या होगा, कोई किसी तरह की बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन बेटा हॉरिजॉन्टल लोड लगाए तो हॉरिजॉन्टल लोड लगने की वजह से क्या होगा, इसका कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा ऐसे करके, और ये बीम थोड़ी सी आगे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हिंज है इसलिए ये वाला इस तरीके से जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? तो कह रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, आपका डेल्टा ही होगा, क्योंकि जितने अमाउंट से ए राइट में जाएगा उतने ही अमाउंट से बी भी राइट में जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब तुम ये क्वेश्चन पहले से करके बैठे हुए, बहुत बढ़िया। तो हमसे पूछा क्या, फॉर द रिजिड फ्रेम शोन इन द अबव फिगर द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द गर्डर ए बी। तो हमसे ये पी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, पी की। ठीक है, पी की। तो अब मैं आपको यहाँ पर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा रखा है कि अगर ये कोई फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर अगर ये डेल्टा अमाउंट से इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाए बच्चे, तो यहाँ मोमेंट आता है और यहाँ मोमेंट आता है, और ये जो मोमेंट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, ये डेल्टा है। ठीक है, अब मैं इस डेल्टा को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा का, ये भी आता था 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है। अब आपको मालूम है कि ये जो सपोर्ट होती है दिस इज नथिंग बट कॉलम, तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या आएगी, RB, यहाँ पर रिएक्शन क्या आएगी, RB, और यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी RA। तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शंस निकालनी है। क्या करना है, रिएक्शंस निकालनी है। ठीक है, मैं ये रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, सिग्मा MA, ठीक है, या इस बीम का जो टोटल मोमेंट है उसको क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो बेटा देखो ये सारे के सारे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और RB का भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लिख लूँ, तो मैं लिखूंगा RB इंटू L प्लस 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर प्लस 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया 0। इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 0। तो यहाँ से मेरे को RB मिलेगा माइनस का 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। RB कितना मिलेगा बच्चे, RB मिलेगा माइनस का 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको क्या करना है, रटनी है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। आप ध्यान दो, RB निगेटिव आया। आप देखना इस बीम पर यहाँ पर अभी कोई लोडिंग नहीं है। तो बेटा जब कोई लोडिंग नहीं होगी तो मैं क्या लिखूंगा, RA प्लस RB बराबर 0। तो RA क्या आएगा, RA आ जाएगा प्लस का 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब, 12 का EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, क्योंकि RB निगेटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन ऊपर ना लगकर कहाँ लगेगी, नीचे की ओर। कहाँ लगेगी, नीचे की ओर। RB नीचे की ओर लगेगी और RA आपकी ऊपर की ओर ही लगेगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये रिएक्शन निकालनी समझ नहीं आई हो तो बेटा बता देना। सभी को रिएक्शन निकालनी समझ में आ गई, सभी को रिएक्शन निकालनी समझ में आ गई। ठीक है, ये था जब दोनों एंड क्या थे, फिक्स थे। अब आपको याद होगा मैंने इसी तरीके का आपको एक केस और करवाया था कि जब ये वाला एंड जो था वो हमारे पास क्या था, हिंज था, और
ये एंड भी हमारा क्या कर रहा था, इस तरीके से डेल्टा अमाउंट से नीचे आ रहा था। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रूफ करवा रखा है कि यहाँ जो मोमेंट आता था बच्चे वो आता था 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, कैरी ओवर करके ये समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि सपोज करो यहाँ भी हमारे पास क्या है, RB रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है, RB। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन मोमेंट को जीरो करूँगा, तो मैं लिखूँगा 3EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर प्लस का RB इंटू एल बराबर 0। तो बेटा RB बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। ठीक है, तो RA क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा प्लस का 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। तो अभी तक हम लोगों ने, बफरिंग हो रही है तो आप अपने एंड पे रिफ्रेश करो, इधर से सब कुछ ठीक है। ओके भाई, आज ये तुम लोगों ने कैसे नाइंसाफ़ी कर रखी है। मोर देन 50 लाइव वॉचिंग है और लाइक केवल 26। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। आज लेक्चर शेयर नहीं हो पाया है तो लाइव वॉचिंग थोड़ी कम है, आप लोग देख लेना, अगर शेयर कर सको तो कर देना डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, ऐड ऑल मोमेंट्स एक्सेप्ट ए। नहीं भैया, सब ए का भी मोमेंट जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, टोटल बीम का इक्विलिब्रियम लगाना है ना। ठीक है, तो पॉइंट ए के अबाउट सारे मोमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, सारे मोमेंट्स ऐड होंगे। तो ये रिएक्शंस आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली याद रखने। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में दोबारा से जल्दी से बता रहा हूँ कि अगर एक ये फिक्स्ड बीम है, या ये फिक्स्ड बीम इस तरीके से थी और ये इस तरीके से क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी ना 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 ना, राइट में रिएक्शन आएगी नीचे की ओर, और यहाँ रिएक्शन आएगी ऊपर की ओर। कितनी, 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। पता नहीं मेरे पे कम शो कर रहा है, मेरे में ओनली 26 लाइक शो कर रहा है इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मुझे भरोसा रहता तुम लोगों के ऊपर, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग खुद ही कर दोगे। बस ये बाद में देखने वाले गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी इस वाले केस में, वो यहाँ आएगी कितना, 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और यहाँ ऊपर की ओर आएगी 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। तो बच्चों ये समझ में आ गया, रिएक्शन कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। वेरी गुड। दीपक बिश्नोई सर आप मुरादाबाद में, हाँ मैं मुरादाबाद में, बालक दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ ना, दिल्ली में कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि अगर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H1 मिल जाए और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H2 मिल जाए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2, है ना। सिग्मा FX को क्या करूँगा, 0 कर दूंगा। 3 नज़र के टीके लगे, अरे एक तो पहले लग गया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो P बराबर H1 प्लस H2 कर दूंगा। तो देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे सवाल को। अच्छा एक बात और समझना आप लोग, कि जैसे आपके पास ये फिक्स्ड बीम है, मैं हालांकि ये पहले भी बता चुका हूँ कि बेटा इसमें चाहे राइट हैंड वाला सपोर्ट नीचे जाए तब भी मोमेंट वही आएगा, या ये वाली सपोर्ट ऊपर चली जाए, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। देखो क्या फर्क है दोनों में, इसको हटा दो तब भी तो वैसे ही दिख रहा है, अब भी वही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या राइट वाली सपोर्ट को नीचे ले जाऊं तब भी बात वही है, है ना, तब भी बात वही है। आगे बात समझ में, चलो कुछ सीक्रेट ही रहने दो बेटा, एग्जाम्पल का सब है ये, वहां से। अरे अनिकेत जी भैया इतनी बड़ी बातें मत क्या करो यार, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ये सब, है ना। चलो अब देखना बच्चे, मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो जब ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा तो यहाँ मोमेंट ऐसे आएगा, यहाँ मोमेंट ऐसे आएगा, तो ये वाली रिएक्शन कितनी आएगी, यहाँ रिएक्शन आएगी 12EI
डेल्टा अपॉन एल क्यूब। और बेटा जब ये वाला पॉइंट यहां जाएगा इस तरीके से, तो ये वाली रिएक्शन यहां कितनी आएगी, 3 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। तो भैया जब मैं समेशन करूंगा तो समेशन क्या हो जाएगा, 15 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, 15 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। अच्छा जो क्वेश्चन का है, ओके क्लियर हो गया बच्चे। तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना आपको यहाँ पर, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। तो बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H1, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H2 और यहाँ पर फोर्स P। इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो राइट को लगने वाला फोर्स बराबर लेफ्ट को लगने वाला फोर्स। ठीक है, क्लियर है भाई। जिस दिन कंचन सर जैसा बन जाऊंगा ना, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। तो होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा, ये नहीं आया होगा तो दोबारा एक बार और देख लेना, आ जाएगा। रिपीट करने के लिए बोलना है, रिपीट करने के लिए बोलना है, तो फिर मैं अब इस क्वेश्चन को यहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो देखो बच्चे, सवाल ये है, इस तरीके से आपके पास बीम थी, ये वाला एंड फिक्स था और ये वाला एंड एक्चुअल में हिंज है। तो और यहाँ पर लोड जो है वो P लग रहा है, तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी ना वो इस तरह की होगी। ठीक है, ये तो भैया ये भी डेल्टा होगा और ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा। अब तुम देखो, बस तुम क्या करना, बाद में चाहे देखो इसको, स्क्रीन को पॉज करके इसको टेढ़ा घुमा देना। घुमा देने से क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके का बन जाएगा। देखो यहाँ पर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो यहाँ पर इस तरफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। इसी तरीके से बेटा यहाँ जब मोमेंट आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शन ही तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एंड को टोटल गायब कर दूं इस तरह से और इसको भी गायब कर दूं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी V1, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गई H1, और यहाँ पर जो मोमेंट आएगा M1 वो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। इसी तरीके से यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी V2 और मोमेंट रहेगा 0। तो बेटा जब मैं यहाँ पर सिग्मा fx को 0 करूँगा, सिग्मा fx को 0 करूँगा तो P बराबर क्या मिलेगा, H1 प्लस H2। अब H1 H2 ऑलरेडी बता दिए, H1 आएगा आपके पास 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब और H2 कितना आएगा, 3 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। दोनों को ऐड कर दो बच्चे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया? अब बताओ आप लोगों को ना। चलो अब मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को मैं ऐसा करके बना रहा हूं, ऐसा करके बना रहा हूं, लोड ये लगा रहा हूं, ये वाला है। मैंने डायग्राम को आपके लिए क्या कर दिया, घुमा दिया। बेटा डायग्राम को मैंने आपके लिए क्या कर दिया, घुमा दिया। अब घुमा देने से क्या होगा, ध्यान देना, देखो ये ऐसे बनेगा, ये ठीक है, और ये जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, डेल्टा। अब थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ तुम, अगर इस वाली लाइन को भूल जाओ तो बेटा यहाँ पर जो सपोर्ट पर जो रिएक्शन आएगी और यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी, डेल्टा दोनों के लिए सेम क्यों होगा, डेल्टा दोनों के लिए सेम क्या होगा, समझ गए? क्योंकि बीम जो है वो इनफाइनाइट रिजिडिटी की है। तो भैया ये वाली रिएक्शन ही तो अभी मैंने बताई आपके पास, कितनी आई थी, 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और ये वाली रिएक्शन कितनी आई थी, 3 EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। अब बताओ, अब बताओ टोटल लोड नीचे कितना लग रहा है P और ऊपर कितना लग रहा है, 12 प्लस 3 15। अभी भी नहीं समझ में आया? सर दोनों तरफ फिक्स है सपोर्ट। बेटा दोनों तरफ फिक्स नहीं है, यहाँ पर हिंज है, क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है डायग्राम में, यहाँ पर हिंज, दिस सपोर्ट इज हिंज। अभी समझ में आ गया? तो अगर आप डायग्राम को इस तरीके से रोटेट कर दोगे, डायग्राम को इस तरीके से रोटेट करके बना दोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम को इस तरीके से रोटेट करके बना दोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा।
अबे तुमसे पहले तो मुझे मिल जाए पेपर। चलो, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा होगा जिसको ये समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो वो कौन सी कहावत है हिंदी में, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो जब हमें सीधा फ्रेम समझ में नहीं आया तो हमने फ्रेम को क्या कर दिया बच्चे, टेढ़ा कर दिया। पेपर हमने फ्रेम को ही क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। पक्का? चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, तो मैं एक बार दोबारा से ना इस सवाल को एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। बेटा यहाँ पी लोड लगा है, इस पी लोड की वजह से क्या होगा, ये पूरी की पूरी बीम जो थी, ये वाली बीम थोड़ी सी आगे शिफ्ट कर जाएगी, और इसके नीचे जाने की वजह से ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। अब बस तुमने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले केसेस बताए थे उससे इसको जस्ट क्या करना है, कंपेयर करना है, और आपकी प्रॉब्लम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये कॉन्टिन्यूस बीम है जो कि एक कॉन्टिन्यूस बीम है जो कि 3 मेंबर के ऊपर है। ठीक है, और यूडीएल लगा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं, ये आई है, ये आई है, ये भी आई है, ये 2 आई है, ये भी 2 आई है, ये एल है, ये भी एल है, सारी की सारी सपोर्ट क्या है बेटा, फिक्स्ड है। मतलब सिस्टम पूरी तरीके से क्या है, सिमेट्रिकल है। सिस्टम क्या है, पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। अब कह रहा है इन दी फ्रेम शोन इन दी अबव फिगर द वैल्यू ऑफ एमसीडी। एमसीडी मतलब ये वाला, यहां पर जो मोमेंट आएगा, ये जो मोमेंट आएगा एमसीडी, वो बताना है। इंजीनियर मूल्य, मैं बीटेक कब का पास आउट, मेरा बेटा 2010 का बीटेक है फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मेरा लेक्चर 1 देखना सोम में, वहां मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, बार बार इंट्रो देने की आदत नहीं है। ज़्यादा इंट्रो दो ना तो लोग घमंडी समझने लगते हैं, क्योंकि प्रोफाइल इतना छोटा सा है ना कि बताने में टाइम लग जाता है ना। आरआरबी जेई, आरआरबी एसएससी, उत्तर प्रदेश जल निगम एई, यूपीपीएससी एई, आईएएस प्री 2 बार, गेट 10 बार, है ना, ऑल इंडिया रैंक 400, एसएससी जेई, डीएसएसबी। तो इसने कहता हूँ ना ही बताएं तो अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। फिर बहुत से नालायक कुछ कमेंट करने लगते हैं, कहते हो इतने सारे एग्ज़ाम निकाल रखे तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनसे पूछो यहाँ। फिर तो ऐसा, अगर हर कोई ऐसे सोचने लगा तो फिर तो टीचर ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर हर आदमी कामयाब होकर नौकरी ही करने लग जाए तो फिर तो अच्छे टीचर्स ही ख़त्म हो जाएंगे। मेरी एक जूनियर है, डीसीई की पास आउट है, उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2nd रैंक थी, 2nd रैंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और उसने ईएस ना ज्वाइन करके क्या कहते हैं आईआईएससी बेंगलोर से उसने पीएचडी की, और अभी एमआईटी में है वो। एमआईटी समझ रहे हो ना, दुनिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ प्रोफेसर। तो अलग अलग होता है। जब मैं तुम में से बहुत बच्चे हो गए 2010 में, तो 10 साल पहले। सर आप केबीसी की तरह बोलते हैं पर ये नहीं बताते कि सवाल कितने लाख का। बेटा सवाल लाख का नहीं है, सवाल करोड़ों का हो जाएगा। यही बन जाओ तुम तो पता चलेगा सवाल कितने लाखों का होगा। चलो, हाँ, टीचिंग इज़ माई फर्स्ट लव। मतलब मैं कहीं ज्वाइन कर भी लूँगा कभी आने वाले टाइम में, तभी मैं पढ़ाना तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी लाइफ कितनी भी खतरनाक हो, कितना भी शेड्यूल टाइट हो, मुझे अगर 2 घंटे पढ़ाना है तो 2 घंटे में पढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, इस सवाल को देखते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस तरह के सवाल बड़े आसान होते हैं। सवाल कैसे आसान होते हैं, देखो यहाँ पर देखो तरीका समझ लेना बेटा। इधर से कुछ मोमेंट आएगा और इधर से कुछ मोमेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे कि कौन सा जॉइंट है, डी। मैं डी जॉइंट को ले लूँगा। देखना बच्चे, यहाँ पर क्या आएगा, डी जॉइंट आएगा। अब देखो कुछ मोमेंट यहाँ से आएगा M1, कुछ मोमेंट यहाँ से आएगा M2। अब जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि इस जॉइंट पर क्या होगा, कुछ अनबैलेंस्ड मोमेंट होगा M1, और वो अनबैलेंस मोमेंट कितना होगा बेटा, M1 माइनस M2 होगा। यानी कि अनबैलेंस मोमेंट को तुम कह सकते हो नेट मोमेंट। क्या आएगा यहाँ पर, कुछ नेट मोमेंट आएगा। उस नेट मोमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कुछ मोमेंट इस वाले मेंबर पर भी आएगा, कुछ इस पर आएगा और कुछ इस पर आएगा।
तो भैया इस वाले पर जो मोमेंट आएगा उसका 50% कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, कैरी ओवर हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तुम इधर देखो, इधर से कितना मोमेंट आएगा, WL²/12, और इधर से मोमेंट कितना आएगा, WL²/12। तो नेट मोमेंट क्या है, जीरो। नेट मोमेंट क्या है, जीरो। नेट मोमेंट जीरो होने का मतलब है अनबैलेंस्ड मोमेंट है ही नहीं। अब बेटा जब अनबैलेंस्ड मोमेंट ही नहीं है और ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है मतलब कॉलम बेंड नहीं करेगा। कॉलम में जब किसी तरह की बेंडिंग नहीं होगी, और जब नो बेंडिंग तो नो बेंडिंग मोमेंट, समझ गए, नो बेंडिंग तो नो बेंडिंग मोमेंट। और बेटा जब यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा तो यहां क्या कैरी ओवर होगा, अंडा, शून्य। ठीक है, शून्य। तो इसलिए ठीक है, धन्यवाद कुल जी। चलो, इसने यहां पर जो आएगा वो आएगा जीरो। जीरो आंसर है क्या, ये रहा, तो आंसर इज जीरो। ठीक है, आंसर इज जीरो। समझ में आ गया, आंसर जीरो क्यों है, क्योंकि बैलेंस मोमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जब मोमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो बीच वाले कॉलम पर जाएगा ही नहीं। अच्छा, कभी कभी हम लोग इसको ना और एनालाइज करने के लिए इसको एक फिक्स जॉइंट भी मान लेते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना, स्ट्रक्चर में डीपर जाओगे थोड़ा, तो ये चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। इफ एन एनालिसिस ऑफ द फ्रेम शोन इन गिवन फिगर इंडिकेटेड फाइनल मोमेंट माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर एट ए एंड बी ऑफ द कॉलम ए बी, देन द मोमेंट MCD विल बी। ओके, कह रहा है फाइनल मोमेंट दे रखा है, यहां पर मोमेंट दे रखा है हमारे पास माइनस का 40। ओके, अगर हम अंदर की ओर देखें तो चलो एंटी क्लॉकवाइज, और यहां भी दे रखा है, ये दे रखा है 40 और ये भी दे रखा है 40। और MCD मतलब यहां का मोमेंट हमसे पूछा है, ये मोमेंट पूछा है। देखता है आप में से कोई कर पाता है क्या। ठीक है, जरा देखो, ट्राई करो इसको कैसे करेंगे। हाँ भाई, वैसे ऑप्शन में जीरो हो तो जीरो ही राइट आंसर होता है। हाँ, ये भी तरीका है, 90% केसेस में जीरो आंसर होता है। इसका एक साइकोलॉजिकल तरीका है, आप ना क्लास ख़त्म होने के बाद में तुम्हारे कांटेक्ट में व्हाट्सएप में जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको बोलना कि भाई एक नंबर सोच के बताओ, या घर में 4-5 लोग होंगे, सबसे एक नंबर सोचने को बोलना और उनको बोलना नंबर बताओ। तुम देखना एक का भी आंसर जीरो नहीं होगा, एक का भी आंसर निगेटिव नहीं होगा। और बहुत कम ऐसे यहाँ लोग होंगे जिनका आंसर 10 के ऊपर होगा, उनकी गिनती 10 पर ही खत्म हो जाती है। कोई 2 सोचेगा, कोई 4, कोई 7, इस तरह से। तो एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है ना बच्चे, तो उसके दिमाग में भी क्या होता है, 4 ऑप्शन रखने होता है, एक राइट ऑप्शन होता है और 3 ऑप्शन एज ए फिलर होता है। तो वो जीरो सोच ही नहीं पाता, वो 4 ऑप्शन रख देगा। जीरो अगर आंसर में है तो वो जीरो इस वजह से है क्योंकि वास्तव में जीरो आंसर होता है, तभी वो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब कोई टीचर ही आगे, जैसे मुझे पेपर बनाना हो तो मुझे तरीका मालूम है तो शायद मैं जीरो गलत पे भी रख दूं, अदरवाइज। ठीक, तो हेमंत जोशी का आंसर आ गया है। क्या कह रहे हैं, -20, कुछ कह रहे हैं -10। 2 लोगों के आंसर आए हैं, हेमंत ने अपना आंसर मिटा दिया। चलिए अब हम इसको करते हैं बच्चे। तो देखो, मैं इसको भी क्या कर रहा हूं, उधर बना रहा हूं L, 2L और I इंफिनिटी, यहीं बना रहा हूं। अब देखो आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उस डायग्राम को भी ऐसा टेढ़ा करके ही बना रहा हूं, टेढ़ा करके बना रहा हूं आपके लिए। अच्छा, ये L है और वो 2L है, या यहीं समझा दूं क्या, देखो यहीं समझा रहा हूं, है ना, उसमें टाइम लगेगा। देखो बच्चे मैं फिर समझा रहा हूं, अब क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखना। इसकी अगर मैं डिफ्लेक्टेड ज्योमेट्री बनाऊं आपके सामने, तो देखो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा क्या, ऐसा करके, और ये आगे जाएगा कुछ अमाउंट इस तरह से डेल्टा से, और यहाँ पर क्योंकि हिंज है तो ये ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ मोमेंट ये और यहाँ मोमेंट ये।
अब मुझे मालूम है कि ये बी पर जो मोमेंट होगा, बी पर वो होगा 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 40। कितनी दे रखी है? 40। जबकि मुझे मालूम है यहाँ पर जो मोमेंट आएगा वो आएगा 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या मैं हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ एल स्क्वायर था तो नीचे वाले में क्या होगा? 2L का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 2L का स्क्वायर होगा। आई तो सबका सेम है। तो एक काम करें क्या, इसको हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकालने तो जाएगी 40/6। तो 4 दाई 40, 3 दूनी 6, इसे काटो 2 बार और 5 आ रहा है। तो बेटा ये वैल्यू रहेगी 5। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। सही है। क्या समझ में आ गया अब? तो बेटा ये बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन है। अभी से इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार रिपीट कर लेता है। ठीक है, अभी समझ में आ गई बात? बेटा जब ये इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पर मोमेंट कितना आएगा हमें मालूम है, यहाँ मोमेंट कितना आएगा हमें मालूम है। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला हिंज है तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। अब मुझे मालूम है यहाँ पर जो मोमेंट आता है वो 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर था, उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है। यहाँ जो मोमेंट होता है वो 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर होती है, वो मुझे पूछा है। अब बस चालाकी क्या कर दी, यहाँ पर लेंथ 2L है तो नीचे वाले में 2L रख देंगे, यहाँ पर लेंथ L थी, L ही रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी आई है। यहाँ से EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के नीचे रख दी। सर डिफ्लेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा देखो, डिफ्लेक्शन जो है वो एक तरीके का डिफॉर्मेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फ्री होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से, और इस पर मैंने कुछ फोर्स लगा दिया F, और ये बॉडी चलने के लिए फ्री है और यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका जो सेंटर CG से CG तक, ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा। राइट, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पर मैं दोनों साइड में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता तो ये क्या हो जाता? कुछ इलोंगेट हो जाता। दिस इज इलोंगेशन। तो इसको आप एज ए डिफ्लेक्शन ले सकते हो, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सवाल कीजिए। कह रहा फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फॉर मेंबर्स CB, CD एंड CG आर रेस्पेक्टिवली। तो CB, CG एंड CD इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताना है, सारी डिस्टेंस दी हुई हैं। तो कर लेंगे क्या? कैसे करेंगे? तो बेटा देखो, इस वाले का क्या हो जाएगा, इसका लिख लेना 4EI और अपॉन में हो जाएगा 8। EI कांस्टेंट है। ठीक है, इस वाले मेंबर का हो जाएगा 4EI अपॉन 7, और इस छोटू वाले का हो जाएगा 4EI अपॉन 4। तीनों की स्टिफनेस आ गई बेटा, K1, K2 एंड K3। अब देखो EI तो सब में कॉमन है ना, तो EI सब में से गायब कर दो। EI सब में से क्या कर दो? गायब कर दो, क्योंकि हमें रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो। तो बेटा सबका समीशन निकाल लो पहले सिग्मा के। सिग्मा के कितना रहेगा? 4/8 प्लस 4/7 प्लस 4/4। बेटा ये आ जाएगा जोड़ के, तो एलसीएम कितना होगा? 56 होगा क्या? ठीक है, 56 होगा। अब ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 प्लस 7 अट्ठे 56, 56 प्लस, अब 4 से इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 4 से करेंगे तो 14 आएगा क्या? 14 है ना। तो 14 प्लस 56 70, ये रहेगा 98/56। अब कर लेना यार, अब इसको खुद से करना, मैं नहीं कराऊंगा इसके आगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद पहले मेंबर का जो होगा इसकी स्टिफनेस निकालनी है, तो K1 अपॉन सिग्मा के
ठीक है, इसको निकालना है तो सिग्मा के से डिवाइड कर देना और इसको भी क्या कर देना, सिग्मा के से डिवाइड कर देना। आप में से कुछ का आंसर आ भी गया। ठीक है, एक बात और, सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, 2 की निकालो और थर्ड वाले के लिए 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो कभी चल सकता है क्या, नहीं चलेगा, सबका समेशन 29 दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो भाई करना, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन, क्योंकि अभी 12 क्वेश्चंस बाकी हैं और टाइम जो है वो 20 मिनट्स का है, हो नहीं पाएगा। चलिए, फॉर द फ्रेम शोन अबव, अभी ऐसे मैं बीच क्लास में बोल दूं अच्छा बच्चों चलता हूं, कर लेना क्वेश्चन खुद से, तो अच्छा लगेगा है। कितनी बार बोला है, जाना है तो जाओ, कमेंट सेक्शन में बोलने का नहीं। ठीक है, जाने का है लेकिन कमेंट सेक्शन में बोलने का नहीं है। चलो, फॉर द फ्रेम शोन अबव द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फॉर मेंबर बी सी एंड बी ए। तो बेटा बी सी एंड बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो अगेन वही, इसका क्या हो जाएगा 4EI अपॉन 6, और इस वाले का क्या हो जाएगा 4EI अपॉन 8। ठीक है, अब EI क्योंकि सेम है तो यहां से EI क्या कर दो, गायब कर दो। ठीक है, अब भैया इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, सिग्मा के निकाल लो, सिग्मा के कितना हो जाएगा 4/6 प्लस 4/8। ठीक है बच्चे, अब इसकी स्टिफनेस निकालनी है, तो इसकी स्टिफनेस निकालने के लिए क्या करेंगे 4/6 अपॉन 4/6 प्लस 4/8। अब बेटा जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो इसकी स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, जल्दी बताइए, कर लेंगे, आंसर भी आ गया कुछ बच्चों का 0.6, 0.4। तो इसमें क्योंकि 2 ही ऑप्शन है तो तो अगर 0.4 0.6 दे रखा है तो 0.6 0.4 भी होगा, तो सी ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। 8EI होगा, 8EI क्यों होगा, अच्छा 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गई है, यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका जो EI है वो 2EI दे रखा है, क्या दे रखा है 2EI दे रखा है, सही है। तो इसके लिए, इस वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू 2EI 4EI अपॉन 8 करेंगे, ये करेंगे, और इसका जो हो जाएगा वो आपके पास 4EI अपॉन 6 ही रहेगा। तो भाई साहब ये ध्यान रखना है, इसको भी रिपीट करना है क्या, चलो फिर मैं अब तरीके से करवाता हूँ। देखो बेटो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, करते कैसे एक्चुअल में ऐसे करते हैं कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर बी, यहाँ पर ये मेंबर आया BA और यहाँ पर मेंबर आया BC, यहाँ पर इसकी स्टिफनेस लिखेंगे K1, इसकी स्टिफनेस लिखेंगे K2। ठीक है, टेबल बनाते हैं, एक्चुअल में हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास होता है जॉइंट, ये क्या होता है जॉइंट, ये क्या होता है मेंबर, यहाँ पर क्या होता है K, और यहाँ क्या आता है सिग्मा के यानी कि K1 प्लस K2, और यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये बन जाता है K1 अपॉन सिग्मा के, और ये बन जाता है K2 अपॉन सिग्मा के। इस तरीके से किया जाता है, राइट, इस तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो भैया मेरे पास जॉइंट क्या है, जॉइंट है B। अब B पर पहला मेंबर है BA की स्टिफनेस कितनी होगी 4EI अपॉन L है 6। दूसरा मेंबर दे रखा है BC की स्टिफनेस कितनी होगी 4। अब इसका EI जो है वो बेसिकली 2EI दे रखा है, कितना दे रखा है 2EI दे रखा है, और अपॉन डिस्टेंस दे रखी है 8। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि मुझे जब रेशो लूंगा तो EI से EI क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, EI से EI क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल आउट। तो इसलिए मैं अपने दिमाग पर इतना बर्डन लेके नहीं चलूंगा, मैं इस EI को अभी यहीं से गायब कर दूंगा। आप समझ रहे हो बच्चे, EI को मैंने क्यों गायब कर दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो 2/3 या 4/6 ही रहने दो, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, या चलो कर लो, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2/3, और ये वैल्यू हो जाएगी 8/8 यानी कि 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो बेटा सिग्मा के कितना हो गया आपके पास, जो सिग्मा के हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3।
सही है। जब ये 5/3 होगा बच्चे तो बी ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो होगा 2/3 अपॉन 5/3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2/5, 2/5 यानी कि 2/5 यानी कि 0.4। अब बेटा अगर इसका 0.4 हो गया तो इसका 0.6 ही होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो। जल्दी बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो यार ये सारे क्वेश्चन तो कल भी कराए थे, कोई फर्क नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं आज, एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास कोई इस तरह का फ्रेम है, अगर आपके पास कोई इस तरह का फ्रेम है ए बी सी और डी, तो बेटा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाने के लिए आप इसे इस तरह से ओपन करके एक बीम भी मान सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको एक बीम भी मान सकते हो, ए बी सी डी। ठीक है, और देखो बी पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो जैसे आप बीम में करते आ रहे थे वैसे ही कर दोगे, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। पढ़ाई से बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं है, पढ़ाई करो बस, तैयारी अच्छे से चलती रहे, और क्या मोटिवेशन। ये सब पता है टाइम पास करने के तरीके होते हैं। मैं सही बताऊं तो YouTube पर कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम फोड़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन वो केवल क्या है, मोटिवेशन देने आते हैं, कभी पढ़ाने नहीं आएंगे, केवल मोटिवेशन देने आएंगे। अब इस तरह का जो मोटिवेशन होता है ना बेटा, वो सिर्फ 2 दिन काम करता है। मैं तुम्हें खूब मोटिवेशन दूं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करके ऐसा होगा, पढ़ाई करके वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मोटिवेट भी हो जाओ, तुम मोटिवेट भी हो जाओ। ठीक है, लेकिन जब किताब उठा के पढ़ो और पढ़ाई समझ में ना आए तो क्या होगा, वो मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जब तुम किताब उठाओ और तुमसे सवाल बने, वो असली मोटिवेशन है। जब तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वो असली मोटिवेशन है कि हाँ यार मुझे पढ़ाई समझ में आ रही है, मुझसे क्वेश्चन बन रहे तो मैं एग्जाम में कर सकता हूँ, वो होता है असली मोटिवेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पोर्टल फ्रेम विद ऑल मेंबर्स हैविंग द सेम EI हैज वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड हिंज ड्यू टू साइड स्वे, द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट MBA अपॉन MCD वुड बी। बेटा ये सवाल तो आप सबसे होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। आंसर भी आ गया क्या, सी? अरे वाह। तो बेटा देखो ये वही सवाल है जो अभी हमने किया है। ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो देखो यहाँ जो मोमेंट आना था वो आना था 6EI डेल्टा अपॉन L² और अपॉन, और यहाँ जो मोमेंट आना था वो आना था 3EI डेल्टा अपॉन L² यानी कि क्या, L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। सही है। अब देखो EI डेल्टा हटा दो और ये हटा दो, यहाँ ऊपर बचेगा 6/1, और नीचे से ये EI डेल्टा हटा दो और ये सब हटा दो, ये 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे ख्याल से 6 × 4/3 आएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, गड़बड़ हो गई? ये नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, सही से ही करना पड़ेगा भैया। तो ये हो जाएगा 6EI डेल्टा अपॉन L² अपॉन 3EI डेल्टा अपॉन L/2 का स्क्वायर, L/2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 6EI डेल्टा अपॉन L² इंटू, ऊपर हो जाएगा L/2 का यानी कि L²/4 इंटू 1/3EI डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और आसान करें, अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, और आसान करें। फिलहाल ये समझ में आ गया, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, 1 सेकेंड रुक जाओ। 1:2 2:1 जिनका आ रहा है वो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। ये लेंथ देखना बेटा, लेंथ जो है वो L/2 है, लेंथ जो है वो L/2 है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है।
तो देखो बेटा वो जो मोमेंट था वो था 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरा मोमेंट है बेटा वो है 3 EI डेल्टा अपॉन L/2 का स्क्वायर। भैया इसको लिख सकते हैं 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर बाई 4। बेटा जब ये एल स्क्वायर बाई 4 होगा तो ध्यान देना ये वाला 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ ऊपर, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4×3। क्या हो जाएगा 4×3, 4×3 यानी कि यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 12। अब बेटा डिवाइड करो, अब देखो ये है आपका कितना 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर और ये है 12। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा गया गायब, ये पूरा हो गया गायब। 6/12 कितना आ गया, 6/12 आ गया 1:2। आंसर आ गया 1:2। 1:3 नहीं आएगा बेटा, 1:2 आएगा। क्या आएगा 1:2। कैलकुलेशन यहां समझ लो, वो तो 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर ही रहेगा, ये 3 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर आएगा, लेकिन एल के प्लेस पर L/2 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा L/2, L/2, क्योंकि लेंथ जो है वो L/2 है। बस यही ध्यान रखना था यहाँ पर। मोहम्मद अजुद्दीन भी आ गए हैं हैदराबाद से हमारे साथ, क्या बात है। हाँ भाई जल्दी बताओ, समझ में आ गया सवाल, ये आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन 1:2 ही आएगा। हाँ जल्दी करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट। 10 मिनट रह गए बेटा, 10 स्लाइड हैं, 10 मिनट है, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमें आज, ये अगले दिन के लिए नहीं करना है। वॉश द हैंड फॉर सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। हाँ भैया बिल्कुल, पानी पी लो, मैं तब तक तुम ये सवाल करो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, द फिगर गिवन शोज द रिजिड फ्रेम फिक्स्ड एट A and hinged at C. If a pure moment of 20 kilonewton meter is applied at B in the plane of figure, then what is the moment at the fixed end A? अब ध्यान देना बच्चे, इस तरह का सवाल जब कभी भी यहाँ कहीं पर बीच में लोडिंग ना हो, कहीं पर कोई लोडिंग ना हो, और एक चीज़ और होती है स्वे तुम लोग जानते होगे, फ्रेम जब साइड में डोल जाता है, खिसक जाता है, तो उसे स्वे बोलते हैं। अभी से पीछे वाले जो कर रहे थे वो डेल्टा अमाउंट से जा रहे थे, दैट वाज स्वे करना। सर 12 EI/L3, बेटा वो रिएक्शन की वैल्यू बताई थी, 12 EI/L3 वॉज रिएक्शन। चलो कुछ का आंसर आ भी रहा है। तो देखो बच्चे, ये जो 12 का जो मोमेंट लग रहा है वो पहले यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, मेंबर BC और मेंबर BA में। तो हमें निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो देखो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका जो स्टिफनेस आएगा वो आएगा 4 EI/, लंबाई दे रखी है 4, और इसका आएगा 3 EI/3, क्योंकि हिंज है तो 3 EI और लेंथ है L। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी आ गया स्टिफनेस EI और इसकी भी आ गई EI। तो बेटा जब दोनों की स्टिफनेस बराबर है, जब दोनों की स्टिफनेस बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितने का होगा, हाफ हाफ। कितने का, हाफ। तो आधा मोमेंट इस पर जाएगा और आधा मोमेंट इस पे जाएगा। तो 20 का आधा कितना आया बेटा, 10। और 10 का यहाँ पर कितना ट्रांसफर होगा, कैरी ओवर होगा 5। तो बेटा ए पर जो मोमेंट आएगा वो 5 आएगा, ए पर जो मोमेंट आएगा वो कितने का आएगा, 5। ये बात समझ में आ गई, 5। अनिल सोनी का आंसर आया 5, ललित का आंसर आया 5, ठीक है। बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है, क्या चक्कर है। हाँ दिलीप यादव, मैं सोच रहा था कल तुम काफ़ी टाइम बाद दिखे हो, कुछ पुराने कमेंट्स तुम्हारे दिख रहे थे मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। बात से में आगे बेटा, क्योंकि जो मोमेंट पूछा है ना वो एंड ए पर पूछा है, एंड ए पर, तो फिर समझना यही है असली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर 20 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट लगा है, कुछ किस पे जाएगा, BC पर, और कुछ किस पर आएगा, BA पर। तो पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। डेटा तो मैं इतना आसान दिया हुआ है ताकि फटाफट सवाल हो जाए। इसका जो स्टिफनेस होगा वो होगा 4 EI/4 और इसकी स्टिफनेस होगी 3 EI/3। तो बेटा दोनों की स्टिफनेस EI और EI है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा EI/EI + EI। तो बेटा ये हाफ हो जाएगा,
यानी कि दोनों मेंबर पर मोमेंट आधा आधा जाएगा। तो ये जो 20 जा रहा है इसका यहाँ पर कितना जाएगा 10 और यहाँ पर भी कितना जाएगा 10। अब समझो ये जो 10 आया है इसका इस एंड पर कितना कैरी ओवर होगा आधा, तो आधा होकर 5। क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंट्स इन द मेंबर बी सी एट द एंड्स बी एंड सी इन द गिवन फिगर। ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है इसका और सबसे इंपॉर्टेंट भी, मतलब जो मेन मेथड है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंट्स इन द मेंबर बी सी एट द एंड्स बी एंड सी। तो हमसे एम बी और एम सी का रेशियो पूछा है, बी पर और सी पर मोमेंट का रेशियो पूछा है। ठीक है, ये कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। तो एम एफ ए बी 0 होगा और एम एफ बी ए भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लोड नहीं है, यहां पर कोई लोड नहीं है, तो ये तो आ गया आपके पास 0। अब ध्यान देना, आपको क्या मिलेगा बच्चे, जो एम एफ बी सी मिलेगा वो मिलेगा आपके पास माइनस का WL²/12, जिसको मैं लिख ले रहा हूं माइनस का m। और बेटा जो एम एफ सी बी मिलेगा वो मिलेगा प्लस का WL²/12, जिसको लिख ले रहा हूं मैं प्लस का m, क्योंकि वैल्यू दोनों की बराबर है, वैल्यू दोनों की बराबर है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहां पर m मोमेंट तो ये आ गया और यहां पर जो m मोमेंट था वो m मोमेंट क्या हो रहा था, जॉइंट पे आ रहा था। ध्यान रखना, ये वाला m मोमेंट कहां आया, इस सपोर्ट पर। ठीक है, ये प्लस m कहां पर आया है, सपोर्ट पर। लेकिन ये जो माइनस m वाला मोमेंट है वो इस जॉइंट पर आया है, जॉइंट पर। अब बेटा जब ये मोमेंट जॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, इस वाले मेंबर पर और इस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बेटा जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में यहां का कुछ दोबारा से यहां पर क्या होगा, कैरी ओवर होगा। क्या होगा, कैरी ओवर होगा। बी पॉइंट को फिक्स, बेटा ये मैंने अभी आज की ही क्लास में इसीलिए पहले ही आपको एक डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड रिजिड। दिस इज नॉट फिक्स, इट इज रिजिड, इट इज रिजिड। तो मैं आज बस यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो पाएगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से कराना चाहूंगा। यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है करवाने के लिए, बाकी सारे क्वेश्चंस तो इजी हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हिंज सपोर्ट है और यहां पर क्या लगा हुआ है, इस तरीके से यूडीएल लगा हुआ है आपके पास कुछ डब्ल्यू का। और हमें बोल रखा है कि EI/L जो है वो कांस्टेंट है, EI/L जो है वो कांस्टेंट, ये हमें दे रखा है और बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका, आराम से समझना बच्चे, बहुत आराम से। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इस सवाल से आपको एग्जैक्टली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या है बड़े क्वेश्चन में, वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। एम एफ बी ए पर फिक्स्ड वाला सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर जॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, जब मोमेंट लिखते हैं तो फिक्स्ड मानकर लिखते हैं। क्या करते हैं, फिक्स्ड मानकर लिखते हैं, क्योंकि यहां पर जो मोमेंट आएगा, यार एक बार बताओ, मैंने कल भी बताया था कि सपोज करो यहां पर ये स्प्रिंग है, इस तरीके से 2 स्प्रिंग है और मैंने यहां कुछ एफ लोड लगाया, तो बेटा इस जॉइंट पर तो एफ लोड ही आएगा ना। ये अलग बात है, वो एफ लोड फर्दर क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज करो मैं अगर ऐसा मान लूं, मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है कि यहां पर एक स्प्रिंग इस तरीके से और यहां पर मैं लेता हूं इस तरीके से, ये एक स्प्रिंग। अब ध्यान देना बच्चे, ये जो फोर्स है ये पहले किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा,
कुछ फोर्स जाएगा यहाँ पर F1 और यहाँ जाएगा F2। उसके बाद में ये वाला फोर्स फर्दर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा F3 F4। ये बात समझ में आ रही है। तो जिस तरीके से बच्चे ये F पहले क्या हुआ, इन दो पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और आगे फर्दर जाकर ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसी तरीके से इस W लोडिंग की वजह से पहले मोमेंट यहाँ पर जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, WL²/12, और फिर जाएगा यहाँ पर। जब इस जॉइंट पर ये मोमेंट जाएगा तो यहाँ पर कितने मेंबर हैं, 2। तो ये जो मोमेंट यहाँ वाला होगा वो इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर मोमेंट एक ही जगह पर रहेगा। अभी क्लियर हो गया। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पर होता है ये। चलो अब ध्यान देना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चे, बी पर हमें क्या करना है, पहले मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बी पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए देखो, जो बी ए की जो स्टिफनेस होगी बेटा वो होगी 3EI/L, और जो बी सी की स्टिफनेस होगी वो होगी 4EI/L। क्या होगी, 4E। क्यों, ये वाला एन फिक्स है। अब देखो, क्योंकि EI/L कांस्टेंट है तो मुझे मालूम है EI/L तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने में गायब हो जाएगा। इसलिए जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालूंगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा 3/7 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा 4/7। 3/7 एंड 4/7, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आगे, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस एंड पर जो भी मोमेंट आएगा, यहां पर जो भी मोमेंट आएगा वो इस रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं चाहूं तो चंदन भाई WL²/12 कैसे आया, अरे भाई साहब कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, परसों पढ़ाया, क्वेश्चन कराए फिक्स्ड एंड मोमेंट के। बेटा फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, जब UDL आता है तो WL²/12 आता है। क्या आता है, WL²/12 आता है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका, हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे A, यहां लिखेंगे B और यहां लिखेंगे C। ABC इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ नहीं, ये वाला, अच्छा पहले मेंबर्स लिखेंगे। यहां मेंबर लिखेंगे AB, यहां लिखेंगे BA, यहां लिखेंगे BC और यहां लिखेंगे CB। बेटा यहां पर मोमेंट 0 था आपके पास, यहां मोमेंट 0 था, या इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देता हूं पहले, छोड़ो। यहां कुछ नहीं आएगा, यहां आ रहा था 3/7, यहां आ रहा था 4/7 और यहां कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां 0 मोमेंट था, यहां 0 मोमेंट था, यहां जो मोमेंट था वो था आपके पास माइनस का WL²/12 और यहां था प्लस का WL²/12। एक बार आप डायग्राम दोबारा देख लेना, खुद समझ जाओगे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर और यहां पर। अब देखो थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस WL²/12 को WL²/12 में लिखकर M लिख रहा हूं। तो इसको लिख रहा हूं माइनस का M और इसको लिख रहा हूं प्लस का M। अब देखना बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है, B जॉइंट पर ये माइनस का M मोमेंट क्या है, अनबैलेंस्ड है। माइनस का M मोमेंट क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, +M। कितना लगाना पड़ेगा, +M। यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। याद करो जहां से मैंने आज की क्लास स्टार्ट की थी, तो बेटा उस M का 3M/7 तो इधर आएगा और 4M/7 इधर आएगा, 4M/7 इधर आएगा, इस तरीके से बटेगा, ठीक है। अब देखो ये जो 4M/7 है बेटा, उसका आधा 50% जो है, उसका जो 50% है वो यहां पर कैरी ओवर हो जाएगा और ये आ जाएगा 2M/7 कैरी ओवर होगा, कैरी ओवर होगा। अब देखो 0 बेटा ये आएगा 3M/7 और ध्यान देना ये 4M/7 में से माइनस का M करूंगा, मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो यहां पर जो नेट बैलेंस आएगा तुम देख लेना, वो आएगा माइनस का 3M/7। तो देखो इसका मतलब बैलेंस हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ध्यान देना यहां पर CB पर कितना M और प्लस ये कितना 2M/7, तो बेटा ये हो जाएगा 9M/7। कितना हो जाएगा, 9M/7।
अब हमसे रेशो पूछा है तो रेशो क्या हो जाएगा 3m/7 अपॉन 9m/7, तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। अगर साइन को छोड़ दें तो 1:3 का रेशो आएगा। क्या आएगा? 1:3 का रेशो आएगा। ठीक है, तो मैं इस सवाल को पूरा दोबारा से आपको समझा रहा हूं। हमने क्या किया, पहले सारे के सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखे। तो बेटा यहाँ का MFAB 0 हो गया, MFBA 0 हो गया, क्योंकि इस पोर्शन पर कोई लोड नहीं है। फिर बेटा MFBC जो है वो WL²/12 और MFCB भी कितना WL²/12 माइनस प्लस साइन के साथ में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस तरीके की एक टेबल बनाई। पहले जॉइंट लिख लिया, जॉइंट A, जॉइंट B, जॉइंट C। जॉइंट A पर एक ही मेंबर है AB, जॉइंट B पर दो मेंबर है, एक BA और एक BC। जॉइंट C पर एक ही मेंबर है CB। अब भैया इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लिए। यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू 1 होगी क्योंकि एक ही है मेंबर है। यहाँ पर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही मेंबर है, लेकिन B पर दो मेंबर है, BA और BC। तो आपका काम है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, दोनों की स्टिफनेस निकालो, डिवाइड करके आपको निकालना आता है 3/7 4/7। अब हमने यहाँ पर ये क्या लिख दिया, सारे के सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिए। तो यहाँ पर 0 था, ये वैल्यू -m थी, ये वैल्यू +m थी। अब मैं देख रहा हूं कि जो जॉइंट B है, देखो बेटा ये जो जॉइंट B है, इस जॉइंट B पर एंटी क्लॉकवाइज m मोमेंट लग रहा है, तो ये रोटेट करने लगेगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए एक अपोजिट मोमेंट M लगाना पड़ेगा। अब जो मैं M लगाऊंगा वो क्या होगा, इस मेंबर और इस मेंबर दोनों के द्वारा क्या होगा, शेयर होगा। तो -m को बैलेंस करने के लिए +m लगाया, +m का 3/7 इधर आ गया और +m का 4m/7 इधर आ गया। अब जो मैंने ये +m का 4m/7 आया, उसका 50% यहां पर क्या हो जाएगा, कैरी ओवर। ठीक है, क्यों कैरी ओवर होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सब तुमने कॉलेज में पढ़ा है। अब बेटा फाइनली ऊपर से लेके नीचे तक के सारे मोमेंट ऐड कर देते हैं। तो ये 0 का 0 हो गया, ये 0 + 3m/7 3m/7 हो गया, ये माइनस का m प्लस का 4m/7 ऐड कर लेना, माइनस का 3m/7 होगा। अब देखो ये मोमेंट और ये मोमेंट बराबर आ गए विद प्लस माइनस, इसका मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही किया, और ये आ गया 9m/7। अब इनका रेशो निकाल दो, रेशो आ गया 1:3। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आएगा नहीं आपके स्टेट लेवल एई में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया क्योंकि इसके थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आपको इसमें फर्दर अगर आपने इसमें रिसर्च करनी है, थोड़ा और डीपर पढ़ना है, तो मेरे SSC JEE मेंस के लेक्चर्स देख लो। मैंने वहां पर इसमें नाम SSC JEE मेंस का है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के करवाए हैं, ESE के। ठीक है, ESE के मेंस में आए हुए क्वेश्चन से वहां से पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर द रिजिड फ्रेम शोन व्हाट इज द मोमेंट रिएक्शन एट A। मोमेंट रिएक्शन पूछिए A पर, तो बेटा ये वही सवाल हो गया। यहाँ पर 40 का लोड लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, 40 को क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसका 50% यहाँ पर ले जाएंगे, कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है, करना आप खुद से। ये वाला सवाल है, इन दी पोर्टल फ्रेम शोन अबव व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA BC। अब यार इतने सवाल कर लिए, BA BC और BD नहीं निकाल पाओगे क्या? तो देखो इसका क्या हो जाएगा 4EI/L, इसका क्या हो जाएगा 4EI/L। इसका इस वाले मेंबर का ध्यान रखना, यहां तक, केवल यहीं तक लेंगे ये मेंबर आप। इसका कितना हो जाएगा 4E, और बस I की जगह पर क्या आएगा 2I/L। भाई सब तीनों को ऐड कर लेना, K1/σ के, K2/σ के, K3/σ के कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट A। यहां पर A पर आपको वर्टिकल रिएक्शन पूछी है, A पर वर्टिकल रिएक्शन। अब देखो ये भी हिंज है, ये भी हिंज है और ये भी हिंज है। आपने कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर देना। देखो बेटा यहाँ की वर्टिकल रिएक्शन यहीं से पास होगी, यहाँ की हॉरिजॉन्टल यहीं से पास होगी, यहाँ की हॉरिजॉन्टल भी आगे जाके यहीं से पास होगी। तो वर्टिकल रिएक्शन, तो V × 5 = ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा आपके पास 10 × 4 × 2, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 चौक 16,
तो ये आ गया 16 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से। हाँ बस क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, करना आप खुद से। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द मेंबर एट सी फॉर अ फ्रेम एज सोन बिलो। सी पर, यहां पर देखो बेटा ये हिंज है और ये भी हिंज है, तो यहां पर करना क्या होता है, पहले तो क्या करना है, देखो इसका ई आई, इसका ई आई, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है। जब सब कुछ सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, हाफ। तो भैया ध्यान देना, यहां पर जो मोमेंट आएगा इसको हम लोग अब हिंज मान लेंगे, यहां जो मोमेंट आएगा वो m/2 का आएगा। कितने का आएगा, m/2 का। ठीक है, m/2 का आएगा। अब यहां समझ लीजिएगा एक बार आप दोबारा से, कल भी मैंने इस तरह का सवाल करवाया था आपको। देखो बेटा अगर यहां पर m का मोमेंट लगता है तो यहां का जो थीटा होता है, ये वाला थीटा, ये थीटा होता है ml/3ei। कितना होता है, ml/3ei। और ये जो थीटा होता है, ये वाला थीटा 1, वो थीटा 1 होता है ml/6ei। क्या होता है, ml/6ei। लेंथ भी कौन से सवाल में कह रहे हो, अच्छा हाँ, लेंथ भी नीचे 2l है। वेरी गुड, लेंथ भी नीचे 2l है। मतलब यार ये सवाल तुम कर लोगे। ठीक है, ये ऐसा सवाल नहीं है जो मुझे करवाना पड़े। आप बस लेंथ का ध्यान रखना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ध्यान रखना, बस बाकी सब कुछ आप कर लोगे। ठीक है, अब इस वाले सवाल को समझो। तो देखो बेटा मोमेंट यहां लग रहा है, तो यहां वाला जो एंगल थीटा होगा वो थीटा होगा हमारे पास ml/6ei। क्या होगा, ml/6ei। लेकिन मोमेंट ऑलरेडी कितना आ रहा है, m/2। तो m के प्लेस पर m/2 रखूंगा तो वैल्यू आ रहेगी ml/12ei। ml/12ei। ये वाला सवाल शायद तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, ये वाला शायद सवाल समझ में नहीं आया हो, तो मैं फिर समझा रहा हूं। यहां पर ये मोमेंट m लग रहा है। अब आप इतना समझिए कि बेटा ये जो मोमेंट m होगा वो BM मेंबर में और BC मेंबर में, BA मेंबर में और BC मेंबर में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो हाफ का है। तो बेटा अब यहां पर क्या कर लेंगे, ये जो सपोर्ट है बेसिकली हिंज है। ठीक है, और यहां पर जो मोमेंट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है m/2। क्या आ रहा है, m/2। इसको भी आप हिंज मान सकते हो क्योंकि रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो मोमेंट जिस एंड पर मोमेंट लगता है वहां एंगल होता है ml/3ei, और दूसरे एंड पर जो एंगल होता है वो होता है ml/6ei। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब लेकिन मोमेंट जो है वो m नहीं है, m/2 है, तो m के प्लेस पर m/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ml/12ei। ml/12ei। ठीक है, चलो अगला सवाल, फॉर द फ्रेम शोन अबव व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ए। ठीक है, तो देखो भैया ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम है, यहां पर और यहां पर हिंजेस है। यहां वर्टिकल रिएक्शन V1 और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H1, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H2, वर्टिकल रिएक्शन V1। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करना इक्विलिब्रियम लगाकर। ठीक है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, कंसिडर दी पोर्टल फ्रेम शोन इन दी फिगर एंड एज्यूम दी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना, आई इतना। ठीक है, अब ध्यान दो इस सवाल में क्या हो रहा है, यहां पर लग रहा है UDL और ये लग रहा है पॉइंट लोड, और ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं। अब देखो इस UDL की वजह से मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज और इस 2000 की वजह से मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहला काम तो हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि Q जॉइंट पर मोमेंट लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, मोमेंट। ठीक है, और M बराबर क्या होता है बेटा, K थीटा। क्या होता है, K थीटा। K क्या हो जाएगा, इस वाले मेंबर की और इस वाले मेंबर की स्टिफनेस का समेशन। ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ये भी EI है और ये भी EI है, तो स्टिफनेस कितनी रहेगी, 4EI/L प्लस 4EI/L, यानी कि 8EI/L। 8EI/L। L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। L की वैल्यू दे रखी है 4, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास K की, यानी कि स्टिफनेस की। मोमेंट कितना होगा यहां पर, तो मोमेंट होगा बेटा ये 1650 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 2, और कहां लगेगा, सेंट्रॉइड पर 1 पर। तो 1650 का दुगुना ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आपके पास 3300।
3300। केतन सर की क्लास का टाइम हो रहा है। ये खतरनाक नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, देखो ठीक है। तो 1650 की वजह से मोमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, 1650 गुना 2 गुना 1, 2000 की वजह से मोमेंट होगा 2000 गुना 2। यहां पर नेट मोमेंट आ जाएगा m, और m बराबर k थीटा। k ये निकला हुआ है, e की वैल्यू दे रखी है, i की वैल्यू दे रखी है, थीटा आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, करके देखिएगा ठीक है। कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ अ रिजिड फ्रेम एज शोन बिलो, मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर एट c। अब यहां पर c पर पूछा है, तो सी पर मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक तो यहाँ का फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा, यहाँ पर मोमेंट को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 50% यहाँ पर क्या कर देंगे, कैरी ओवर कर देंगे, ठीक है। तो यार टाइम खत्म सा हो रहा है, आज हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। ऐसा ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं कल करवा दूंगा इन 2-3 क्वेश्चंस को, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस को कल करवा दूंगा। कल हम लोग पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। और ध्यान रखना बच्चे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ये सारी चीजें रिपीट होंगी, जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये सब चीजें रिपीट होंगी कल फिर से, बिकॉज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो एक जैसी ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको फटाफट करवा के जो भी क्वेश्चंस रह गए वो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल। थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो ताकि आप केतन सर की क्लास में फिर से बिल्कुल फ्रेश होकर आ जाओ, सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। मैं रोक रहा हूं क्लास को यहीं पर, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम।